एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए सूफियम सुजातन नाम की एक मलयालम फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 3 जुलाई 2020 को रिलीज हुई थी और ये एक रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म को 5.5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। अगर हम इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात कहें तो हमें देव मोहन, अदिति राव हायदरी और जयसूर्या मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत एक अनजान आदमी से होती है जो आधी रात को मस्जिद की तरफ जा रहा है। जिन मस्जिद तक पहुंचने वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़-खाबड़ है, लेकिन फिर भी उस इंसान को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। जब वो इंसान मस्जिद तक पहुंचता है तो वो वहां बनी एक कब्र पर रुक जाता है और थोड़ी देर वहां पर वक्त बिताता है। मस्जिद के मौलवी को जब इस बात का पता चलता है कि शायद वहां पर कोई है तो वो लाइट जलाकर बाहर आता है। उस अनजान आदमी से बात करने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसका नाम सूफी है और जिस कब्र के पास वो बैठा था वो कब्र और किसी की नहीं बल्कि उसके मास्टर अब्बूब की थी। सूफी उस मस्जिद पर 10 साल बाद आया था, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो हर चीज़, हर एक कोने को देख रहा था, ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वहाँ से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हों। जब आज़ान बोलने का वक्त होता है तो सूफी मौलवी से बात करता है और उनसे कहता है कि आज की आज़ान वो खुद बोलना चाहता है। असल में मास्टर अब्बूब की मौत के बाद वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान सी हो गई थी और उनकी मौत के बाद उस मस्जिद पर कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आता था। सूफी जैसे ही आज़ान बोलना शुरू करता है ऐसा लगता है मानो उसकी आवाज़ में कोई जादू सा हो। जिस मस्जिद पर सालों से लोगों का आना नहीं हुआ था, अचानक से वो मस्जिद लोगों से खचाखच भर जाती है। सब लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या, सब लोग जैसे ही उठते हैं वो देखते हैं कि सूफी वहीं ज़मीन पर पड़ा है। लोग सूफी के पास पानी लेकर आते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। जिस वक्त सूफी की मौत होती है अचानक उसी वक्त सुजाता को जैसे कोई बुरा सपना आता है। वो अपने पति राजीव और अपनी बेटी के साथ दुबई में है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है मानो सूफी को कुछ हो गया है। अगली सुबह शफीक नाम का एक इंसान राजीव के फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो राजीव को बताता है कि सूफी की मौत हो चुकी है और इस बारे में सुजाता को पता होना चाहिए। राजीव ये बात जानता था कि सुजाता और सूफी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए जैसे ही वो उस मैसेज को सुनता है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो जानबूझकर उस वॉइस मैसेज को सुजाता के सामने प्ले करता है और मानो सुजाता की जिंदगी बिल्कुल बिखर सी जाती है। सुजाता बोल नहीं सकती और जैसे ही वो इस खबर को सुनती है वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। राजीव को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है और उसे बहुत भला बुरा सुनाता है। उसकी और सुजाता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक सुजाता ने उसे कभी प्यार नहीं किया था। सूफी की मौत के बाद अब राजीव को ये लगता था कि शायद उसके और सुजाता के बीच में कुछ मुमकिन था। इसलिए वो सुजाता से कहता है कि वो उसे सूफी के अंतिम संस्कार में ले जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सूफी को मरा हुआ देखकर शायद सुजाता जिंदगी में आगे बढ़ जाए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें सूफी और सुजाता की पहली मुलाकात के बारे में बताया जाता है। सुजाता जब बस में सफ़र कर रही थी उसी दौरान उसने पहली बार सूफी को देखा था। सुजाता ने जब पहली बार सूफी को देखा था उसे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन सूफी उसे देखने के बाद भी उसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है। सूफी जब थोड़ी देर के लिए बस से नीचे उतरता है तो उससे बस छूट जाती है। उसे बस छूटने का इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन उसकी माँ की दी हुई माला भी उसी बस में छूट जाती है। बस जब चलने लगती है तो सुजाता यहाँ वहाँ सूफी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो ये समझ जाती है कि सूफी नीचे ही रह गया है। जब वो उसकी सीट की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पड़ी हुई उसकी माला मिलती है और वो उस माला को उठाकर अपने पास रख लेती है। ये बात सुजाता को भी समझ नहीं आती कि आज आखिर उसके साथ हो क्या गया था, क्योंकि बिना किसी वजह के आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी इसीलिए उसके घर वालों को लगता है कि उसके लिए पति ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर सामने से जब राजीव नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है तो उसके घर वाले फूले नहीं समाते और उसके रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। इन सब बातों से बेफिक्र सुजाता उस माला को उठाती है और मास्टर अबूब के घर के लिए निकल जाती है। सुजाता जैसे ही मास्टर अबूब के घर पहुंचती है वो देखती है कि मास्टर अबूब शहनाई बजा रहे हैं। मास्टर अबूब को जहाँ संगीत का शौक था, वहीं दूसरी तरफ सुजाता को नाचना बहुत ज़्यादा पसंद था। सुजाता अभी मास्टर अबूब की शहनाई पर नाच ही रही होती है कि तभी किसी की सुरीली आज़ान सुनाई देती है। मास्टर अबूब जैसे ही उस आज़ान को सुनते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि सूफी की है। वो खुशी के मारे सुजाता से कहते हैं कि ये आवाज़ उनके सबसे प्यारे शिष्य की है और ये आवाज़ जिस किसी भी मस्जिद से आ रही है उन्हें उस मस्जिद तक जाना है।
मास्टर अबूब चल नहीं सकते, इसीलिए सूफी तक पहुंचने के लिए उन्हें गाड़ी में जाना होगा। लेकिन बाहर जाकर जब वो ड्राइवर को ढूंढते हैं तो ड्राइवर वहां पर नहीं मिलता। इसीलिए सूफी तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वो सुजाता की मदद लेते हैं। वो सुजाता से कहते हैं कि जिस किसी भी मस्जिद से ये आवाज़ आ रही है उसे उस मस्जिद में जाकर सूफी को यहाँ लेकर आना है। सुजाता जब सूफी के पास जाने के लिए निकल ही रही होती है तभी मास्टर अबूब उसके हाथों में वो माला देख लेते हैं। वो सुजाता से कहते हैं कि ये माला तो सूफी की है और ये माला उसे कहाँ मिली। सुजाता की खुशी का अब ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जिस इंसान को वो ढूंढ रही थी वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सूफी ही था। सुजाता जैसे ही मस्जिद में पहुंचती है वो अपनी चूड़ियों की आवाज़ से सूफी को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। सूफी को पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन जब सुजाता उसे इशारों इशारों में मास्टर अबूब के बारे में बताती है तो सूफी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सुजाता सूफी को मास्टर अबूब के पास ले जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सुजाता अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन सूफी और उसकी मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू हो जाता है। यूं तो पहले भी सुजाता मास्टर अबूब के घर नाचने के लिए आया करती थी, लेकिन अब उसके आने की वजह कुछ अलग ही थी। वो मास्टर अबूब के घर आती और घंटों तक सूफी को नाचते हुए देखती। उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती कि सूफी नाचते नाचते अपने पैरों के एक अंगूठे पर खड़ा होकर घूमने लगता। वो इशारों ही इशारों में मास्टर अबूब से ये सवाल करती कि आखिर सूफी का ऐसे नाचना किस तरह से मुमकिन था, जिस पर अबूब सुजाता को बताते कि सूफी भगवान के बहुत ज़्यादा करीब है और उसके लिए ऐसा कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सुजाता एक रोज़ सूफी से मिलने मस्जिद जाती है और उससे इस बात की जिद करती है कि उसे भी उसी की तरह नाचना सीखना है। सूफी के स्टेप्स को कॉपी करते करते अचानक से सुजाता का पैर फिसल जाता है और सूफी उसे कलाई से पकड़ लेता है। सूफी उसका हाथ इतना कस के पकड़ता है कि कलाई में पहनी हुई उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं। सुजाता तो शर्मा कर वहां से भाग जाती है, लेकिन सूफी उसकी चूड़ियों के टुकड़ों को संभालकर अपनी जेब में रख लेता है। अगर हम ये कहें कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तो शायद यह गलत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ सुजाता के दिन की शुरुआत सूफी के आज़ान से होती थी, वहीं दूसरी तरफ सूफी भी रोज़ सुजाता का रास्ता देखा करता था। सुजाता के लिए राजीव नाम के जिस लड़के का रिश्ता आया था वो दुबई में रहता था। एक रोज़ राजीव के घर वाले जब सुजाता को देखने आते हैं तो उसका ध्यान पूरी तरह से सूफी की आज़ान पर था। राजीव ने अपने ऑफिस की एक डायरी में उसके लिए खत लिखकर भेजा था, लेकिन सुजाता बड़ी ही बेरहमी के साथ उस खत को फाड़ कर फेंक देती है और उसी डायरी में सूफी के लिए मैसेज लिखकर भेजती है। वो उस डायरी में सूफी को लिखती है कि उसे उससे बात करनी है और इसी एक मैसेज के साथ उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोनों अब उसी डायरी के जरिए एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करने लगते हैं। सुजाता उस डायरी में कुछ लिखकर मस्जिद में छोड़ जाती है और फिर मस्जिद में सूफी उसे वहां से उठा लेता। सुजाता के साथ साथ अब सूफी के भी हाव भाव बदलने लगे थे और ये बात अबूब से छुपी हुई नहीं थी। एक रोज सूफी जब नमाज में था तो सुजाता मास्टर अबूब के घर आती है। सूफी को नमाज पढ़ता हुआ देखकर वो उसके पास बैठ जाती है और उसी की तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करती है। नमाज के बाद जब सूफी की आंखें खुलती हैं और वो अपनी आंखों के सामने सुजाता को देखता है तो वो अपनी नज़रें फैलाने लगता है। सुजाता को ये लगने लगता है कि शायद उसने नमाज के वक्त पर सूफी को परेशान किया है और इसी के लिए वो वहाँ से जाने के लिए उठने लगती है। उसी वक्त सूफी उसे रोकते हुए कहता है कि उसे यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकती कि सुजाता को देखना उसे कितनी ज़्यादा खुशी देता है। इससे पहले कि सूफी अपनी बात पूरी करता, मास्टर अबूब वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। मास्टर अबूब को वहाँ देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अबूब इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो सूफी की लाई हुई शहनाई को तोड़कर फेंक देते हैं। वो सूफी से कहते हैं कि उसने उनका भरोसा तोड़ा है और इसीलिए उसे उनके घर से निकल जाना चाहिए। जाने से पहले वो सूफी से कहते हैं कि अगर उसे किसी साथी या परिवार की ज़रूरत है तो इस सब के लिए सही रास्ते हैं। सूफी की ज़िंदगी में उसके गुरु की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए अगली रोज़ जब वो मस्जिद में था तो वो अपनी जेब में से वो चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े निकालकर पानी में फेंक देता है। वहीं सुजाता जब अगली सुबह उठती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसकी दादी का अलार्म बजता ही जा रहा है। जब वो अपनी दादी के कमरे में जाकर ये देखने की कोशिश करती है कि उसकी दादी आखिर जग क्यों नहीं रही हैं, तो उसे समझ में आता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। सुजाता अपनी दादी के बहुत ज़्यादा करीब थी, इसलिए उनके मौत के बाद वो बिल्कुल टूट सी जाती है। उसकी दादी की शोक सभा में जब वो सूफी को वहाँ पर देखती है तो वो इशारों ही इशारों में उससे बात करने की कोशिश करती है।
सूफी और सुजाता दोनों ही इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन दोनों को बात करते हुए पास ही खड़ा एक इंसान देख लेता है। सूफी जब उस डायरी में एक मैसेज लिखता है और उसे सुजाता के लिए छोड़कर जाता है तो सुजाता से पहले ही वो इंसान उस डायरी को उठा लेता है। वो इंसान जब उस मैसेज को पढ़ता है तो वो उस डायरी को लेकर सुजाता के पिता के पास चला जाता है। सुजाता की शादी तय हो चुकी थी और उनके लिए सुजाता की शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस डायरी को लेकर सुजाता के पिता सीधा मास्टर अबूब के घर जाते हैं और उन्हें बहुत ही भला बुरा सुनाने लगते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब सुजाता अपने पति राजीव के साथ इंडिया आ चुकी है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सूफी को दफनाया जा रहा है। राजीव अब शफीक से बात करता है और उसे ये कहता है कि वो सुजाता को आखिरी बार सूफी के पास ले जाना चाहता है। शफीक इस बात पर राजीव से कहता है कि औरतों का वहां पर जाना मना है, इसीलिए सुजाता सूफी को आखिरी बार देखे इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। राजीव को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो दुबई से इंडिया सिर्फ इसी काम को पूरा करने के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि राजीव शफीक से ज़्यादा बहस करता, बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। सूफी को दफनाने के बाद सुजाता और राजीव जब घर वापस आते हैं तो सुजाता अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो कमरे में पड़ा हुआ एक बॉक्स खोलती है और उसमें से सूफी की वो माला निकालती है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सुजाता मास्टर अबूब के घर जाती है। सुजाता और सूफी की बात हुए बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया है और सुजाता अब ये जानना चाहती है कि सूफी आखिर कहाँ पर है। इस बारे में जब सुजाता मास्टर अबूब से पूछती है तो मास्टर अबूब उसे कहते हैं कि उन्हें सूफी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सुजाता घर में यहाँ वहाँ भागते हुए सूफी को ढूंढने की कोशिश करती है, जिस पर मास्टर अबूब उसे कहते हैं कि सूफी उसे यहाँ नहीं मिलेगा। मास्टर अबूब को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, इसलिए सुजाता उनके लिए काढ़ा बनाती है और उनके सिराने पर आकर बैठ जाती है। एक लड़की जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, अब ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं। मास्टर अबूब जब सुजाता को इस हालत में देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि भगवान तो हमारी सांसों में बसे हुए हैं, इसीलिए सूफी को महसूस करने के लिए उसे सूफी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूफी हर उस जगह में है जहाँ पर सुजाता है और उसके जीने के लिए यही काफ़ी होना चाहिए। सूफी शहर छोड़कर जा रहा है और इस बारे में सुजाता को पता चल जाता है। सुजाता आखिरी बार उससे बात करने के लिए भागते हुए उसके पास जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। उसके पिता जब उसे ऐसे भागते हुए देखते हैं तो उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो सूफी से मिलने जा रही है। ये सुनने के बाद भी वो अपने पिता की एक नहीं सुनती और भागते हुए सूफी के पास चली जाती है। सुजाता जब सूफी के पास पहुंचती है तो इस बार सूफी उसे अपने गले से लगा लेता है। वो उसे अपनी माँ की वो माला देता है और उसे कहता है कि ये माला उसके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस माला की हर एक मोती में उसकी माँ की सुनाई हुई कहानियाँ पिरोई हुई हैं। इसीलिए अगर उसके मास्टर उन दोनों के रिश्ते को कबूल करते हैं तो उस माला को सुजाता अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो माला उसे वापस करनी होगी और उस माला को वो अपने साथ अपनी कब्र में लेके जाएगा। उस रोज़ सूफी से मिलने के बाद सुजाता जब अपने घर वापस आती है तो वो अपना सारा सामान पैक करके सूफी के साथ जाने लगती है। जाते हुए उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब उन्हें इस बात का पता चला कि सुजाता बोल नहीं सकती तो उन्होंने कोई भी दूसरा बच्चा करने से इनकार कर दिया। उन्हें ये लगा कि अगर उनका दूसरा बच्चा बोल सका तो शायद ये सुजाता के लिए अच्छा नहीं होगा। सुजाता अपनी माँ की ये बात सुनकर थोड़ी देर रुकती है, लेकिन फिर से सूफी की तरफ जाने लगती है। सुजाता को सूफी की तरफ जाता हुआ देखकर उसके पिता अपने आप को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू करते हैं। सुजाता एक एक करके अपने कदम सूफी की तरफ बढ़ाने तो लगती है, लेकिन हर एक कदम के साथ उसे ये एहसास होता है कि उसके पिता खुद को मार रहे हैं। वहीं रुककर वो सूफी की तरफ एक नज़र देखती है और सूफी ये समझ जाता है कि वो उसके साथ नहीं आ रही है। अपना सामान वहीं पर छोड़कर वो अपने पिता के हाथ में सूफी की दी हुई माला पकड़ाती है और खुद घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब राजीव सुजाता के माता पिता के साथ डिनर कर रहा है। बातों ही बातों में सुजाता के माता पिता पुराने दिनों की बात करते हैं और वो राजीव को बताते हैं कि सुजाता बहुत अच्छा डांस किया करती थी। ये सुनने के बाद राजीव के चेहरे पर बहुत ही हैरानी के भाव आते हैं और वो उसके माता पिता से कहता है कि पिछले 10 सालों में उसने सुजाता को कभी नाचते हुए नहीं देखा, यानी कि सूफी से बिछड़ने के बाद उसने नाचना छोड़ दिया था। राजीव जब अपना डिनर ख़त्म करके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सुजाता वहाँ कोने में बैठी है और उसने सूफी की माला अपने गले में पहनी है।
राजीव अब गुस्से के मारे सुजाता पर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि ये शादी करने के बाद उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसके और सूफी के अफेयर के किस्से यहाँ पर इतने ज़्यादा फेमस हैं कि इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो फिर आखिर क्यों उसने सूफी के साथ शादी नहीं की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो यहाँ वहाँ अपना पासपोर्ट ढूंढने लगता है और सुजाता पर चिल्लाता रहता है कि थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसका पासपोर्ट उसे कहीं मिल नहीं रहा है। सुजाता के माता पिता जब राजीव को ऐसे चिल्लाते हुए सुनते हैं तो वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अब सुजाता के माता पिता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए राजीव उन्हें कहता है कि इस शादी में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपनी जिंदगी में वो ऐसे बहुत से लोगों से मिला है जिन्होंने प्यार किसी और से किया हो और शादी किसी और से, लेकिन सूफी और सुजाता के बीच में जो कुछ भी था वो प्यार नहीं बल्कि पागलपन था। राजीव का पासपोर्ट उसके वॉलेट में था और उसे अपना वॉलेट कहीं भी नहीं मिल रहा था। सारे घर वाले इधर उधर उसका वॉलेट ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी वो वॉलेट नहीं मिलता। राजीव जब अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि शायद उसने अपने वॉलेट को सूफी की कब्र में खो दिया है। असल में राजीव जब सूफी की कब्र में मिट्टी डाल रहा था तो वहां अचानक से उसका पैर फिसल गया था और उसे लगता है कि यही वो वक्त था जब उसकी जेब में से वॉलेट निकलकर सूफी की कब्र में गिर गया होगा। राजीव जब ये बात सुजाता के माता पिता के साथ शेयर करता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू है। सुजाता के पिता अब कुमारा नाम के एक इंसान को कॉल करते हैं जो कि कब्रें खोदने का काम करता है। वो कुमारा को जब इस पूरे इशू के बारे में बताते हैं तो पहले तो कुमारा इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन जब सुजाता के पिता उसे उसके घर के कागज़ ऑफर करते हैं तो वो हाँ कह देता है। वो तीनों मिलकर आधी रात को कब्रिस्तान में जाते हैं और सूफी की कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। वो कब्र की सारी मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें राजीव का वॉलेट कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजीव अब कुमारा से कहता है कि शायद उसका वॉलेट सूफी के कॉफिन में गिर गया है, इसीलिए उन लोगों को एक बार वो कॉफिन खोलकर देखना चाहिए। वहां पर सूफी को एक भगवान का दर्जा दिया गया था, इसीलिए कुमारा जैसे ही ये बात सुनता है वो राजीव को पीटना शुरू कर देता है। वो दोनों अभी आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहां पर सुजाता आ जाती है और वो राजीव का वॉलेट उसे पकड़ा देती है। सुजाता को राजीव का वॉलेट काफ़ी पहले ही मिल गया था, लेकिन जब वो अपने माता पिता राजीव को सूफी की कब्र खोदने की बात करते हुए सुनती है तो उसे ये लगता है कि ये सही मौका है कि वो सूफी की आखिरी विश को पूरा कर सकती है। सूफी की ये आखिरी इच्छा थी कि उसकी माँ की दी हुई माला उसके साथ उसकी कब्र में जाए, और इसीलिए वो चाहती थी कि सूफी की कब्र को खोदा जाए। सुजाता के पिता जब ये बात सुनते हैं तो वो सुजाता को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं और खुद गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब सुनने के बाद भी राजीव सुजाता का साथ नहीं छोड़ता। वो सूफी का कॉफिन खोलता है और उसके अंदर उसकी माँ की दी हुई माला सरका देता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सुजाता अपने पति राजीव के साथ वापस दुबई जा रही है। अब भी सुजाता उदास तो है, लेकिन वो अपना सर राजीव के कंधे पर रख देती है, यानी कि वो अपने और राजीव के रिश्ते को एक मौका देती है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको सूफियम और सुजातम कैसी लगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।